नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2024 में जो सी-टेट और एचपी-टेट होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। सी-टेट और एचपी-टेट में हमारे पास 150 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी भी स्कूल में अभिभावक छात्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि कोई स्कूल है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर पीटीए बनाया जाता है, अभिभावक छात्र संघ बनाया जाता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए, छात्रों पर कड़ी नज़र एवं नियंत्रण रखना। बी, उपचारात्मक निरीक्षण हेतु धन का एकत्रीकरण। सी, स्कूल में आ रही समस्याओं का आदान प्रदान करना। डी, विद्यालयों के कार्यों में सुधार लाने हेतु अभिभावकों की भागीदारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, विद्यालय के कार्यों में सुधार लाने हेतु अभिभावकों की भागीदारी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्कूलों में पीटीए बनाई जाती है तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो स्कूल्स होते हैं, स्कूलों में जो कार्य किए जाते हैं उसमें सुधार लाना होता है और अभिभावकों की जो एक भागीदारी स्कूलों में होती है उसको सुनिश्चित करना होता है। इसलिए जो पीटीए है, पीटीए बनाई जाती है और ये इसका मुख्य कार्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है। आपको पता होना चाहिए कि मानव विकास जो है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट में सुनहरी अवस्था किसे कहा जाता है? ए, शैशव अवस्था को। बी, बाल्य अवस्था को। सी, किशोर अवस्था को। डी, प्रौढ़ अवस्था को। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, बाल्य अवस्था को। जो बाल्य अवस्था है, बाल्य अवस्था को मानव विकास की सुनहरी अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो किशोरा अवस्था है, किशोरा अवस्था को तनाव और उफान की अवस्था भी कहा जाता है। और जो हमारे पास बाल्य अवस्था है, बाल्य अवस्था को सुनहरी अवस्था के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो शैशव अवस्था है, शैशव अवस्था भी आपको पता होनी चाहिए कि ये कब से कब तक है। तो शैशव अवस्था हमारे पास जन्म से 2 वर्ष तक होती है और जो बाल्य अवस्था है वो 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। और उसके बाद जो किशोरा अवस्था है वो 12 या 13 वर्ष से होकर 18 और 19 वर्ष तक चलती है। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि शैशव अवस्था कब से कब तक होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शैशव अवस्था है ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। और बाल्य अवस्था के बारे में भी पूछा जाता है कि ये कब से कब तक होती है। तो बाल्य अवस्था को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। जो पूर्व बाल्य अवस्था है वो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक चलती है और जो उत्तर बाल्य अवस्था है वो 7 वर्ष से लेकर 11 या 12 वर्ष तक चलती है। और उसके बाद हमारे पास एडोलेसेंस एज आ जाती है, किशोरा अवस्था। और किशोरा अवस्था को ही तूफान और उफान की एज कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारे पास आइडेंटिकल क्राइसिस है, आइडेंटिटी का क्राइसिस है, वो किस अवस्था में आता है? वो किशोरा अवस्था में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे के ज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें वह कार्य समस्या को तर्कबद्ध करने में समर्थ हो और बहुवर्गीयकरण कर सकता है? तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग स्टेजेस दी गई है हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मैंने आपको पहले भी बताया था इसकी कितनी अवस्थाएं हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जिन पियाजे के द्वारा 4 अवस्थाओं में बांटा गया था, जिसमें से जो हमारे पास ये 4 की 4 अवस्थाएं हैं यहाँ पर ऑप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे पास कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसमें कार्यों की, जो एक बच्चा होता है, बच्चे को कार्यों की समस्या को तर्कबद्ध लॉजिकल तरीके से उसको आपने वर्गीकृत करना है। तो वो कौन सी अवस्था में होगा? ए, पूर्व परिचालन अवस्था। बी, औपचारिक परिचालन अवस्था। सी, निश्चित परिचालन अवस्था। डी, संवेदी मोटर अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, औपचारिक परिचालन अवस्था। जो हमारे पास फॉर्मल एज है, फॉर्मल स्टेज है, फॉर्मल स्टेज में ही हमारे पास जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, वो लॉजिकल तरीके से चीज़ों को वर्गीकृत करने में सफल होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपके पास जो फॉर्मल एज है
ये कब से कब तक चलती है? तो ये हमारे पास 11 से 15 तक चलती है, या इसको आप किशोरावस्था के साथ भी जोड़ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन किशोरावस्था के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। जबकि हमारे पास जो सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, वो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। और जो हमारे पास पूरा परिचालन अवस्था है, प्री कंक्रीट स्टेज, तो वो कब से, वह हमारे पास 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। और उसके बाद हमारे पास जो कंक्रीट स्टेज है वो कब से कब तक चलती है, वो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और जो उसके बाद हमारे पास जो औपचारिक परिचालन अवस्था है, फॉर्मल स्टेज है, फॉर्मल स्टेज कब से कब तक चलती है, ये 11 से 15 के बीच में चलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे शरीर, गुण, आदतों, व्यवहार और परिवार विशेषता में क्यों भिन्न होते हैं? जो बच्चे होते हैं वो शारीरिक रूप से, गुणात्मक रूप से, आदतों और व्यवहार और परिवार की विशेषताओं के रूप से भिन्न क्यों होते हैं? ए, माता पिता के कारण, बी, बच्चों के पोषण के कारण, सी, अनुवांशिकता व पर्यावरण के कारण, डी, कुपोषण के कारण। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, अनुवांशिकता और पर्यावरण के कारण। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि कोई भी बच्चा है और उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो पाए जाते हैं वो किसकी वजह से पाए जाते हैं, वो आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट और हेरिडिटी से आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार के भी यदि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं या एक रूपता पाई जा रही है, जैसे आंखों का कलर होता है या बालों का कलर है, हाइट है, ये सारी की सारी चीज़ें किससे आती है, ये आपकी हेरिडिटी से आती है। जो आपके अंदर के गुण है, आदतें हैं, व्यवहार है, वो आपके किसके, वो आपके इन्वायरमेंट व्यवहार के साथ परिवर्तित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, जो हमारे पास प्राथमिक स्टेज होती है, प्राथमिक एजुकेशन होती है, उसको क्या चीज़ मदद करती है? ए, बच्चों का समाजीकरण, बी, बच्चों का लोकतांत्रिकरण, सी, पाठ्यक्रम की समझ, डी, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का समाजीकरण होता है, बच्चों का लोकतांत्रिकरण होता है, और इसी में ही पाठ्यक्रम की समझ को भी डेवलप किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कौन सा फीचर है? ए, केवल प्रस्तावित पाठ्यक्रम व पुस्तक पर आधारित अनुदेशन होना चाहिए, बी, परीक्षाओं में अंक प्राप्त करने पर बल देना चाहिए, सी, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं होनी चाहिए, डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। जो हमारे पास प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो फीचर है उसमें हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। जबकि जो ये 3 हमारे पास ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें आप जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसको नहीं देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि व सृजनशीलता है, आपकी जो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी है वो क्या है? ए, सकारात्मक रूप से संबंधित है, बी, नकारात्मक रूप से संबंधित है, सी, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सकारात्मक रूप से संबंधित है। जो आपकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी है ये पॉजिटिवली एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो हो सकता था कि एक दूसरे से संबंधित है, परंतु यहाँ पर बोला गया कि ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। जबकि जो हमारे पास जो इंटेलिजेंस है और जो क्रिएटिविटी है, ये दोनों की दोनों चीज़ें एक दूसरे से संबंधित है और पॉजिटिवली संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं, यदि बच्चों में भाषा विकास करना है तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर देने चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी, भाषा कौशल के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी, लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, कि जो बच्चा है, बच्चे के जो भाषा विकास है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है, तो उनको अधिक से अधिक अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाने चाहिए, भाषा कौशल के विकास हेतु गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए, और लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास उनको कराया जाना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है भाषा विकास में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में। हमारा
हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक है ए नीतिपरक, बी लिंग पक्षपाती, डी शिक्षाप्रद, डी सही दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिंग पक्षपाती। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या जेंडर इनइक्वालिटी है, इसके अंदर जो टीचर के अंदर ये देखने को मिलती है। यदि एक शिक्षक कहता है कि जो लड़के हैं वो लड़कियों से किस में गणित में अच्छे हैं, तो ये किस प्रकार का है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या जेंडर इनइक्वालिटी है। यदि यहाँ पर लड़कियों की जगह लड़कों की जगह लड़कियां लिखा होता कि लड़कियां लड़कों से गणित में अच्छी होती है, तब भी ये किस प्रकार का होना था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होना था। जो एक टीचर है, टीचर को इस तरह की बातें सही नहीं होती है, और उसके लिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो इंटेलेक्चुअल है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए, ना कि उनके जेंडर के ऊपर। जो इंटेलिजेंस है वो आपके जेंडर के ऊपर बेस्ड नहीं होती है, वो आपके आईक्यू के ऊपर बेस्ड होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन शायद पहले भी इस तरह से क्वेश्चन आपको बताया था कि यदि एक व्यक्ति किसी पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है और दूसरा व्यक्ति उसी पाठ को थोड़ा आराम से सीखता है, थोड़ा समय लेके सीखता है, तो ये डेवलपमेंट का कौन सा सिद्धांत है? ए निरंतरता का, बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी व्यक्तिगत भिन्नता, डी अंतर संबंध। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नता। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो यहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है कि यदि दो व्यक्ति है और एक ही चीज़ को करने में अलग अलग उनको समय लगता है, टाइम लगता है, तो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी जो लोग हैं सभी लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन खालिस्तान पर बल देता है। जो CCE है हमारे पास, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, वो किस चीज़ पर बल देता है? ए सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर नियंत्रण परीक्षण, बी सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए, सी शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, डी बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी सीखने को किस प्रकार से अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए। जो CCE है उसका मुख्य कार्य क्या है कि जो आपकी एजुकेशन है या जो आपकी लर्निंग है उसको अवलोकित करना है, उसको इवैल्यूएट करना है, और जो बच्चों के जो रिकॉर्ड है और उन रिकॉर्डों में उनका सुधार करना है जहाँ पर उनको समस्या आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि CCE हमारे कौन से NCF में आया है। तो ये NCF 2005 में आया है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए CCE 2005 के NCF में आता है, और उन्होंने ही सीखने को किस प्रकार से अवलोकित और रिकॉर्ड, और जो उनके रिकॉर्ड होते हैं बच्चों को, उनको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है और उसमें जो शिक्षक होता है उस शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो एक टीचर होता है, टीचर की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ए बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, बी विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य, सी विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान, डी शिक्षक का सामाजिक व आर्थिक स्तर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शिक्षक का सामाजिक व आर्थिक स्तर। जो हमारे पास समावेशी शिक्षा होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, उसमें टीचर का कोई इस तरह का रोल नहीं होता है कि टीचर का सामाजिक स्तर क्या है, टीचर का आर्थिक स्तर क्या है। तो इस चीज़ के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके ऊपर जो बच्चे होते हैं, जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन में बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। यदि यहाँ पर टीचर की जगह स्टूडेंट दिया होता है कि स्टूडेंट का सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है, तो ये जो हमारे पास जो चारों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल ट्रू हो जाती। परंतु यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी है वो स्टूडेंट को छोड़कर टीचर के बारे में दी हुई है। तो जो टीचर है, टीचर के सामाजिक और आर्थिक स्तर का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। तो जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसके ऊपर जो टीचर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो बच्चों के प्रति संवेदनशील होता है,
वह विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य की भावना रखता है और विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान उसे होना चाहिए, तभी वो इंक्लूसिव एजुकेशन में उस प्रकार से बच्चों को पढ़ा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। यहाँ पर हमारे पास 4 अलग अलग स्टेटमेंटें दी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है, जो इसके ऊपर परफेक्ट बैठेगी, तो वो हमने यहाँ पर वो आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, कि एक जो बच्चा है वो 5वीं कक्षा में है और वो दृष्टिबाधित है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य की छूट मिलनी चाहिए। बी, विद्यार्थी की माता पिता और बच्चों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। सी, विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। डी, विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इसमें कई बार जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो यहाँ पर जैसे डी ऑप्शन है कि विद्यार्थी के साथ कक्षा में कोई विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, या वो जो निचले स्तर के कार्य है उस कार्य को करने में छूट मिलनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के जो फैक्ट देते हैं, परंतु इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या दिया गया है कि जो सारे जितने भी बच्चे हैं वो एक साथ बैठकर एक जैसी शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो जो इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि 5वीं कक्षा के यदि कोई दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और उसे श्रव्य मतलब क्या होता है कि सुनने के द्वारा यदि उसको सुनाई देता है तो उसके लिए सीडी के माध्यम से उसकी सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तो ये आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन में भी आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि उसके लिए अच्छी से अच्छी आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसे इस प्रकार की कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए कि आप उसको कार्य में छूट दे, या उसके माता पिता के द्वारा या मित्रों के द्वारा उसके दैनिक कार्य में सहायता की जानी चाहिए, या उसको कोई विशेष प्रावधान उसके लिए या विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। उसके साथ अन्य बच्चों की तरह ही सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है। 4 स्टेटमेंटों में से जो एक टीचर है, एक टीचर के लिए सबसे बेस्ट जो कथन है वो कौन सा है? ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। बी, कुछ बच्चे सीख सकते हैं। सी, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं। डी, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो क्या गलतियाँ कर देते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग सोचना शुरू कर देते हैं। जो आपके पास स्टेटमेंट दी है वो उस स्टेटमेंट को नहीं समझते हैं, वे डायरेक्ट अपने अकॉर्डिंग सोचना शुरू कर देते हैं कि जैसे कुछ बच्चे सीख सकते हैं, कि कुछ बच्चों में ही वो लर्निंग कैपेसिटी होती है, या अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं होती है। जो एक टीचर होता है, एक टीचर के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं और प्रत्येक बच्चा उसके लिए सीख सकता है। तो इसका जो आंसर ए आंसर है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। ए, व्याख्यान विधि। बी, दत्तक कार्य को। सी, कहानी कथन को। डी, समूह चर्चा को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कहानी कथन को। जो आपने देखा होगा कि स्टोरी टेलिंग जो मेथड है उसके द्वारा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है ताकि उनके इंटरेस्ट को उस चीज़ में इंक्रीज किया जा सके। तो इसलिए जब भी आप जो निचली कक्षा के विद्यार्थी हैं या प्राइमरी या प्री प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं, यदि वहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप स्टोरी टेलिंग मेथड के द्वारा उनको पढ़ा सकते हैं ताकि उनकी जो रिटेंशन पावर है उसको बढ़ाया जा सके और जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले सके। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट था वो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।